नमस्कार, आप सभी का फिर एक बार मैं कोर्ट से मैं स्वागत करता हूं। और आज हम एक विशेष कानूनी मसले से जुड़े हुए मामले पे बात करेंगे। केंद्र सरकार ने मतलब पिछले दिनों में फास्ट ट्रैक कोर्ट को जो है वो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है फास्ट ट्रैक कोर्ट, इसको और अगले 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। 1 अप्रैल 2023 से अगले 31 मार्च 2026 तक इसे एक्सटेंड कर लिया है। और इसके लिए जो इसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है लगभग 1952 करोड़ का, जो जिसमें से लगभग 1207 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होगा और 784 करोड़ के लगभग स्टेट का शेयर होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है वो निर्भया फंड से इसे दिया जाएगा। निर्भया फंड जो निर्भया जो प्रचलित बहुचर्चित जो केस हुआ था दिल्ली में, उसके बाद से जो निर्भया फंड जो केंद्र सरकार ने जनरेट किया है उस फंड से फास्ट ट्रैक कोर्ट को जो केंद्र का हिस्सा है वो स्पॉन्सर किया जाता है। बहरहाल तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो एक्सटेंशन है वो अगले 3 साल के लिए है। अब टोटल जो है 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में मिला के 761 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है ऑपरेटिंग है, जिसमें से 414 एक्सक्लूसिव पॉस्को रिलेटेड जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एंड सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है उनसे रिलेटेड है। और जिसमें से लगभग 1,95,000 केसेस रिजॉल्व हो चुके हैं। दिस कोर्ट सपोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रोवाइड टाइमली जस्टिस टू द विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस इवन इन रिमोट एंड फार फ्रंट एरियाज। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का जो ध्येय है इसके पीछे का या मकसद कहूँ तो ये है फास्ट ट्रैक कोर्ट का। अब हम आ जाते हैं 2024 के डेटा के हिसाब से अगर बात करें तो 753 फंक्शनल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिव पॉस्को से रिलेटेड जो मैटर है, जिसमें से 409 पॉस्को को से रिलेटेड मैटर को ट्रायल किया जाता है। और लगभग क्यूमुलेटिव डिस्पोजल जो है जब से फास्ट ट्रैक कोर्ट का इंसेप्शन हुआ वो है लगभग 2,29,361 और क्यूमुलेटिव पेंडेंसी जो है आज तक की वो 2,11,018। तो ये एज ऑन 2024 के जनवरी 31 मार्च 2024 के डेटा के अनुसार है। और अगर हम बात करें हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स की जो क्यूमुलेटिव डिस्पोजल है तो उसमें 15 स्टेट है जो हाई परफॉर्मेंस है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड, हरियाणा, आसाम और छत्तीसगढ़ ये है। अगर हम स्टेट वाइज अगर हम डेटा की बात करें तो हम शुरुआत करते हैं, चलो मान लो हम उत्तर प्रदेश से करें तो फंक्शनल फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है 218 है और डिस्पोजल जो है 58,691 और पेंडिंग जो है 85,251। मध्य प्रदेश की बात करें तो 218 फंक्शनल कोर्ट है, जिसमें से डिस्पोजल है 58,691 और पेंडिंग जो है 85,251। महाराष्ट्र की बात करें तो फंक्शनल कोर्ट है 15 और जिसमें डिस्पोजल है 17,905, पेंडिंग जो है 4,101। राजस्थान की बात करें तो फंक्शनल कोर्ट है 45, डिस्पोजल जो है 13,738 और पेंडिंग जो है 5,993। गुजरात की बात करें तो 35 फंक्शनल कोर्ट है, जिसमें डिस्पोजल है 11,284 और पेंडिंग जो है 6,406। अब हम राजस्थान की मेरे हिसाब से राजस्थान की बात मैंने की है, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा देता हूँ। फंक्शनल कोर्ट है 45 और क्यूमुलेटिव डिस्पोजल है 13,738, पेंडिंग जो है 5,993। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो
फंक्शनल कोर्ट है 15, डिस्पोजल जो है 4,668 और पेंडिंग जो है 2,089। और वेस्ट बंगाल की बात करें फंक्शनल कोर्ट 3 ही है, डिस्पोजल 65 है, पेंडिंग 3,017 है। बिहार की बात करें 46 फंक्शनल कोर्ट है, 10,754 डिस्पोजल है, 17,934 पेंडिंग है। और हम दिल्ली की बात कर लेते हैं 16 फंक्शनल कोर्ट है, 5,741 डिस्पोजल है, 4,134 पेंडिंग है। पंजाब एंड हरियाणा पंजाब की बात करें 12 फंक्शनल कोर्ट है, 3,826 डिस्पोजल है, 1,364 पेंडिंग है। हरियाणा की बात करें तो 16 फंक्शनल कोर्ट है, 5,741 डिस्पोज है, 4,134 पेंडिंग है। उत्तराखंड की बात कर ले सरप्राइजिंगली 4 ही फंक्शनल कोर्ट है और 1,529 डिस्पोज्ड है और 795 पेंडिंग केस है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें 4 कोर्ट्स फंक्शनल है और 169 डिस्पोज है और 501 पेंडिंग है। और हम अब नीचे आ जाते हैं कर्नाटका की बात करें तो 31 फंक्शनल कोर्ट है, 9,637 डिस्पोज है और 5,314 पेंडिंग है। केरला की बात करें तो 54 फंक्शनल कोर्ट है, 17,918 डिस्पोज है, 7,243 पेंडिंग है। तमिलनाडु की बात करें तो 14 फंक्शनल कोर्ट है, 6,749 डिस्पोज है, 4,319 पेंडिंग है। पुदुचेरी की बात करें एक फंक्शनल है, 65 डिस्पोज है और 207 पेंडिंग केस है। आंध्र प्रदेश की बात करें 16 फंक्शनल कोर्ट है और 4,450 डिस्पोज्ड है, 7,093 पेंडिंग है। तेलंगाना की बात करें 36 फंक्शनल कोर्ट है, 8,217 डिस्पोज्ड है और 8,367 ये 8,367 ये पेंडिंग है। उड़ीसा की बात करें तो 44 फंक्शनल कोर्ट है और 13,042 डिस्पोज्ड है और 10,778 पेंडिंग है। झारखंड की बात करें तो 42 जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट फंक्शनल है, 6,259 जो डिस्पोज है और 4,436 पेंडिंग है। त्रिपुरा में 3 फंक्शनल है, 360 डिस्पोज है और 242 पेंडिंग है। मिजोरम में 3 फंक्शनल कोर्ट है, 179 डिस्पोज्ड है और 98 पेंडिंग केसेस है। मणिपुर में 2 फंक्शनल कोर्ट है, 135 डिस्पोज है, 97 पेंडिंग केसेस है। मेघालय में 5 फंक्शनल है, 413 डिस्पोज्ड है और 1,057 पेंडिंग है। नागालैंड में 1 फंक्शनल है, 58 डिस्पोज्ड है, 50 पेंडिंग है। असम में 17 फंक्शनल कोर्ट है, 5,341 डिस्पोज है और 5,504 पेंडिंग है। अरुणाचल प्रदेश में कोई फंक्शनल कोर्ट नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, कोई पेंडिंग नहीं है। और इस लिहाज से जो डेटा है वो सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये पब्लिश्ड किया गया डेटा है, उसी के अनुसार ये फैक्ट्स एंड फिगर मैंने आपके सामने पेश किया। अब हम आ जाते हैं मूलभूत जिस वजह से मैं ये फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके पीछे दरअसल मसला एक अलग ही है। एक केस है जो पॉस्को एक्ट के अंदर किशोर कुमार का जहाँ पे जन्म हुआ, वो नगरी खंडवा, वहाँ से जुड़ा हुआ ये मसला है, जहाँ पे एक अपराधी एक्यूज्ड जिनका ट्रायल पॉस्को के तहत हुआ, उससे जुड़ा हुआ ये मसला है। हुआ यूँ कि ये मसला काफ़ी चर्चित भी है। अगर जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें पता ही होगा मेरे हिसाब से, ऐसा मेरी समझ है। तो मसला ये है कि एक घटना हुई 2013 में,
30 जनवरी 2013 की बात है, जहाँ पे खंडवा में एक गांव है, वहाँ पे ये घटना हुई और उसके तहत वहाँ पे एक नाबालिग लड़की के साथ कुछ कुकर्म हुआ और उसके तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। जो विक्टिम है उसके फादर की तरफ से एक कंप्लेंट दायर की गई, जिसके बिना पे एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर नंबर 38 ऑफ 2030। अब जो एफआईआर दर्ज होती है वो पॉस्को के अपराध के धारा के अनुसार जो है उसमें दर्ज की जाती है। और हुआ यूँ कि क्योंकि जघन्य अपराध होने के वजह से एक एफआईआर जो दर्ज हुई इस मुजरिम के खिलाफ, जिसका नाम है अनोखी लाल, तो सारी पुलिस मशीनरी एक्टिव हो जाती है और सबके पीछे एक ही मकसद था कि जितने से जल्दी एकदम तुरंत के तुरंत, वो कहते हैं ना जैसे मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ वाला स्टाइल जो है, उसी तहत फास्ट ट्रैक में इसे ट्रायल किया जाए और जो भी आरोपी है अगर वो दोषी है तो उसे सज़ा दी जाए। ये इसके पीछे का मकसद था। तो इस लिहाज से ये अपने आप में, जैसा कि मुजरिम का नाम है अनोखी लाल, तो ये अपने आप में अनोखा मसला खंडवा के स्पेशल कोर्ट पॉस्को के अंदर जो था उसके पास था। मात्र 13 दिन में ट्रायल कंक्लूड होता है और जो मुजरिम है उसे फांसी की सज़ा दी जाती है, जिससे बाद में हाई कोर्ट भी बरकरार रखती है। अब मसला सुप्रीम कोर्ट तक आता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि इसे जस्टिस उदय ललित की बेंच ने इसे डी नोवो ट्रायल के लिए इसे वापस भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी खामियां इस पूरे ट्रायल में मतलब जो गवाह लिए गए थे उसके अनुसार वो जो भी एविडेंसेस लिए गए थे उसमें बहुत सारी खामियां थी। उस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने इसे डी नोवो ट्रायल के लिए भेज दिया वापस खंडवा के उसी स्पेशल कोर्ट के सामने कि आप इसे डी नोवो ट्रायल किए, क्योंकि आपने जो सबूत इकट्ठा किए, जो गवाह के विटनेसेस वगैरह है, जो तथ्य सामने आपके लाए गए हैं और आपके जजमेंट में बहुत सारी खामियां हैं। फिर उसके बाद में ये अच्छा जो सज़ा जो पहली बार जो ट्रायल कोर्ट देती है तो सीधे फांसी की सज़ा देती है, जो हाई कोर्ट बरकरार रखती है। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला पहुंचता है जस्टिस उदय ललित की बेंच के सामने, तो वो डी नोवो ट्रायल के लिए इसे भेज देते हैं और जो डेथ सेंटेंस था उसे क्वैश कर देते हैं। तो अब मसला वापस ट्रायल कोर्ट के पास जाता है। अब ट्रायल कोर्ट वापस इसमें ट्रायल शुरू करती है और फिर वापस जो है जो अपराधी है अनोखी लाल, इसे वही सज़ा जो फांसी की सज़ा है उसे बरकरार रखती है। और फिर इसे कंफर्मेशन के लिए जब हाई कोर्ट के पास लाया जाता है या आता है, तो हाई कोर्ट वापस सारी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए इसे वापस कहती है कि नहीं, आप इसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं, इसे वापस आप रीट्राई करिए, और वो वापस रीट्रायल के लिए भेज देते हैं। तो रीट्रायल के बाद में वो उसी जज के सामने वापस रीट्रायल होता है जिन्होंने दूसरी बार फांसी की सज़ा बरकरार रखी थी। जस्टिस उनका नाम भी अगर मैं बताऊं, प्रीति पटेल, तो उनके सामने ये वापस रीट्रायल होता है। और जब रीट्रायल होता है तो सारे जो परतें हैं वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। हुआ यूँ था कि जब पहली बार जब ट्रायल हुआ था जो 13 दिन में, तो जो अपराधी है उसको पता ही नहीं था कि उसके अगेंस्ट में चार्जेस क्या है, उसके तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन वगैरह हुआ नहीं था। तो उस लिहाज से
हाई कोर्ट के पास जब मसला डेथ पेनल्टी के कंफर्मेशन के लिए गया तो हाई कोर्ट ने मेरे हिसाब से उसे वापस भेज देना चाहिए था कायदे से वापस रीट्रायल के लिए, लेकिन हाई कोर्ट ने सज़ा बरकरार रखी। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर डीन को ट्रायल के लिए कहा गया, क्योंकि जो प्रॉपर जस्टिस या न्याय अपराधी के खिलाफ हुआ नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है क्या चार्ज फ्रेम हुए, उसका कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हुआ नहीं, लीगल एड की तरफ से कौन वकील आया या जो आया हो किसी की जानकारी नहीं, जो वकील पेश भी हुआ उसे कुछ पता ही नहीं था मामले के बारे में। और 13 दिन में 13 FIR फाइल करने के 13 दिन के अंदर ट्रायल भी कंक्लूड होता है, सज़ा भी दे दी जाती है, और चार्जशीट 90 दिन में फाइल होती है, और फिर उसके बाकी 4 या 5 दिन में सारे विटनेस एग्जामाइन होते हैं और कन्विक्शन हो जाता है और सज़ा भी दे दी जाती है। तो ये अपने आप में एक अजीबोगरीब मसला था, जिसके लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने अप्रोप्रिएट स्टेप लिया, इसे डी नोवो ट्रायल के लिए भेज दिया। मेरा अपना मानना है कि हाई कोर्ट ने खुद इसे भेज देना चाहिए था। जब हाई कोर्ट के पास ये रेफरेंस आया कन्फर्मेशन के लिए डेथ पेनल्टी के लिए, जो इनिशियली जो 2013 में ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दी थी। बहरहाल फिर जब डी नोवो ट्रायल के बाद में वापस एक बार गया तो वो सज़ा वापस बरकरार की, और वापस बरकरार करते हुए जब हाई कोर्ट के पास रेफरेंस आया, फिर वापस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने इसे वापस जांच पड़ताल करते हुए ट्रायल कोर्ट को कहा कि नहीं, इसमें बहुत सारी खामियां हैं, आप इसे रिट्रायल कीजिए। अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे की जो कहानी ये है कि एक दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट है लीगल एड का, प्रोजेक्ट 39। प्रोजेक्ट 39 ये जो नाम है, ये जो कानून जानते हैं, जो नहीं जानते उनके बारे में क्या कहूँ, बट जो जानते हैं, आर्टिकल 39A जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो लीगल एड से जुड़ा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने का जो दायित्व बनता है कि जो सिटीज़न है उन्हें अपना लीगल एड का एक्सेस मिले। 39A imposes an obligation on the state to provide a free legal aid to ensure the access to the justice to all citizens। ये बेसिकली आर्टिकल 39A गारंटी करता है। उस लिहाज से प्रोजेक्ट 39 जो है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली और चलाती है, और उनका मूवमेंट भी है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का 39A का जो मूवमेंट है वो सजाए मौत के खिलाफ उनका मूवमेंट है। दे आर अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट। और क्योंकि इस मैटर में सजाए मौत मिली थी, इसलिए प्रोजेक्ट 39 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का इन्वॉल्वमेंट हुआ। उन्होंने इस संबंध में जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट जो पहली बार गए थे जस्टिस उदय ललित के सामने, जहाँ पे सीनियर काउंसिल सिद्धार्थ लुथरा अमाइकस अपॉइंट किए गए थे, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन आर्गूमेंट किया था। और जब ये डी नोवो ट्रायल के लिए वापस भेजा गया था तो प्रोजेक्ट 39 की लीगल एड टीम जो है इसमें इन्वॉल्व थी, और उन्होंने जब हाई कोर्ट के सामने जब दोबारा डेथ रो को बरकरार रखते हुए जब हाई कोर्ट के सामने रेफरेंस कंफर्मेशन के लिए गया, उस वक्त जो है वो अपना प्रोजेक्ट 39A की लीगल टीम वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। उन्होंने वापस ट्रायल में खामियां बताई थी, इस लिहाज से ये वापस रीट्रायल के लिए वापस हाई कोर्ट ने भेज दिया। और उसके बाद यानी 2020 में जब जस्टिस उदय ललित इसे डी नोवो ट्रायल के लिए भेजते हैं, उसके बाद में जब ट्रायल को वापस ट्रायल करती है और सज़ा बरकरार रखती है, 2022 आ जाता है, 2022 आ जाता है, फिर हाई कोर्ट में रेफरेंस आ जाता है 2022-23 के आसपास, और फिर वापस हाई कोर्ट इसे कहती है आप वापस से ट्रायल की सुनवाई करें। तो 19 मार्च 2024 वो दिन आता है जब पूरा रीट्रायल होने के बाद, आप इसको गौर से सुनो, पूरा रीट्रायल होता है मामले का 19 मार्च 2024 में फैसला आता है, जिसमें ये जो आरोपी है अनोखे लाल, जिसको 4 बार फांसी की सज़ा हुई थी, 4 बार, वो फांसी की सज़ा से उसे बरी किया जाता है, उसे एक्विट किया जाता है।
और ये वही ट्रायल जज थी प्रीति पटेल, जिन्होंने पहले मतलब जब डीनो ट्रायल के बाद में जब ये फैसला मैटर वापस रिट्रायल के लिए जाता है, तो ये वही जज थी जिन्होंने वापस 2024 19 मार्च को पहले कन्विक्शन दिया था, फिर बाद में हाई कोर्ट ने वापस भेजा कि नहीं आप वापस से रिट्रायल करिए। तो 2024 में 19 मार्च 2024 में इन्हें एक्विट किया। एक्विटल के जो मेन सारांश पॉइंट है, जो मेरे पास जजमेंट है, वो पूरा हिंदी में है और उसका जो मेन सार है मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। जो मेन सार जो पॉइंट ऑफ एक्विटल है, जो ग्राउंड ऑफ एक्विटल को जिसे माना गया है सबूतों के अभाव के आधार पे, अब ये वो है मृतिका और मेरी हिंदी रीडिंग में थोड़ी सी गलती हो सकती है तो आप उसके लिए मुझे क्षमा करना। मृतिका और आरोपी को अंतिम बार साथ साथ देखने संबंधी साक्ष्य, इसका जो फाइंडिंग है, यद्यपि प्रमाणित परंतु अन्य साक्ष्य के अभाव में कमजोर प्रकृति की साक्ष्य एवं मात्री इसी के आधार पर दोष सिद्ध समुचित नहीं। मृतिका के आरोपी के साथ अंतिम बार देखे जाने और मृत मिलने के समय में लगभग 36 घंटे का अंतर है। मृतिका द्वारा अपनी मृत्यु के लगभग 14 घंटे पहले भोजन किया गया था, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप किए जाने की संभावना शून्य नहीं है। तो मतलब कि अगर मैं इसे अनुवाद करूं कि जो एक्यूज है वो विक्टिम के साथ में आखिरी बार देखा गया था, तो ये अपने आप में सिद्ध साबित नहीं हो पाया था, क्योंकि जो विक्टिम है वो एक्यूज को जब मिली थी उसके बाद भी उसका औरों से मिलना हुआ था। तो एक्यूज ही जो है वो ही लास्ट विक्टिम को मिला था, ये साबित नहीं हो पाया। फिर दूसरा है मृतिका के हाथों में आरोपी के बाल पाए जाने संबंधी साक्ष्य संदेहास्पद, मतलब जो विक्टिम है उसके हाथों में जो एक्यूज है उसके बाल पाए गए थे, ये डाउटफुल है। जो बाल जब्ती पंचनामा प्रापी 7 के अनुसार दिनांक 1/2/2023 को प्रातः 10:15 बजे सरस्वती शिशु मंदिर ग्राम सुरगांव जोशी में निकालकर विवेचक के मिश्रा द्वारा सुरक्षित किए गए थे, वही बाल प्रापी 52 के घटनास्थल निरीक्षक प्रतिवेदन निर्मित किए जाने के समय दिनांक 1/2/2013 के समय 12:30 बजे से लेकर 14 बजे के मध्य मृतिका के हाथ में पाए गए। उपरोक्त दोनों दस्तावेज पूर्णतः असंगत है। आरएफएसएल अफसर डॉक्टर एसके वर्मा ने मृतिका के हाथ में 5 जड़ सहित बाल प्राप्त होने और माइक्रोस्कोपिक परीक्षण में बालों के नष्ट न होने और जड़ों को हटाने की आवश्यकता न होने संबंधित कथन किए गए हैं, जबकि डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव को मात्र 5 बाल प्राप्त हुए थे, जिनमें से केवल 2 बालों में जड़ थी। उपरोक्त विसंगति महत्वपूर्ण है, मतलब जो भी जो अगर स्ट्रगल होगा तो जो बाल मिले थे विक्टिम के हाथों में, जो कहा जाता था कि वो एक्यूज के है, उसमें डिस्टिंक्शन था, वो विसंगित थे, मैच नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद में आरोपी के गले पर स्केच वाली चोट होने व मृतिका के हाथ के नाखून में आरोपी की त्वचा के रेशे या रक्त पाने संबंधी साक्ष्य। आरोपी के गले पर स्केच पाए गए हैं, परंतु आरोपी मजदूरी पेशा व्यक्ति है, अतः खरोचे असामान्य नहीं। यद्यपि मृतिका के हाथों के नाखूनों में आरोपी के शारीरिक द्रव्य की उपस्थिति पाई गई है, परंतु प्रकरण में जब्ती पत्रक एवं नमूनों के सीलबंद किए जाने में घोर विसंगतियां है। मतलब इसमें भी वहाँ पे डिस्टिंक्शन है, जो मतलब मैच नहीं कर रहे थे जो भी नमूने नाखूनों के वगैरह मिले थे। उसके बाद में जो ग्राउंड है मृतिका की वजाइनल स्लाइड और एनल स्लाइड में तथ्य मृतिका के कपड़ों पर मानव शुक्राणु, आरोपी के शुक्राणु तथा रक्त पाए जाने संबंधी साक्ष्य। मृतिका के वजाइनल स्लाइड और एनल स्लाइड में किसी अन्य पुरुष का डीएनए पाया गया है, जो निश्चयात्मक रूप से प्रमाणित करता है कि बाल संघ का अपराध आरोपी अनोखीलाल द्वारा नहीं किया गया है।
कपड़ों पर मानव शुक्राणु, आरोपी के शुक्राणु एवं रक्त पाए जाने संबंधी साक्ष्य सूचित किए जाना आसान है, ऐसा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक प्रकरणों में निर्धारित किया गया है। मतलब अगर बात करें कि जो सीमेन डिस्पोजल है वो मैच नहीं कर रहे थे विक्टिम के शरीर से जो पाया गया है वो किसी और के थे। हालांकि ये सरप्राइजिंग है, जो जब डीएनए रिपोर्ट या मेडिकल रिपोर्ट जब पहली बार आई होगी तो डीएनए रिपोर्ट बनाने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनका विटनेस एग्जामिनेशन होना चाहिए था, जो हुआ नहीं था। इस लिहाज से जब ये तीसरी बार जब ये एग्जामिनेशन हुए तब ये उसमें विसंगतियाँ पाई गई और फिर आखिरी में आरोपी की अंडरवियर पर मृतिका का रक्त पाए जाने संबंधी साक्ष्य, पुनः कपड़ों पर रक्त पाए जाने संबंधी साक्ष्य सूचित किए जाना आसान है, ऐसा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक प्रकरणों में निर्धारित किया गया है। मतलब कि इस तरह का प्लांटेशन हो सकता है, ये पहले भी डिसीजन हो चुके हैं कई बारी। तो अगर मूलभूत तरीके से अगर हम बात करें तो एक संक्षेप में बात करें तो ये जो लैक ऑफ मेडिकल टेस्टिमनी थी जो सपोर्ट करती विक्टिम के फेवर में, अगर उसका प्रॉपर एनालिसिस हुआ रहता, मेडिकल सैंपल्स को तरीके से लिए गए होते, डीएनए सैंपल्स लिए गए होते और जो भी सीमेंस वगैरह पाए गए हैं थे उसकी जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट दाखिल करने में से कोई साबित नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक जो डॉक्टर्स है उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होना ज़रूरी था और जो क्रॉस एग्जामिनेशन जब बाद में अंतिम रूप में जब 2023-24 के बीच में जब रीट्रायल हुआ तब साक्ष्य को पड़ताला गया, उन डॉक्टरों को क्रॉस एग्जामिन किया गया और उसके बाद में मालूम पड़ा कि इसमें काफ़ी सारी विसंगतियां हैं और इस लिहाज से जो आरोपी अनोखी लाल है इन्हें फाइनली बरी किया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही विचलित करने वाला मामला जो है, इसे कहा जा सकता है कि एक मीडिया की तरह ब्रेकिंग न्यूज़ स्टाइल को अचीव करने के लिए 2013 में एफआईआर फाइल होता है, 13 दिन में फास्ट ट्रैक में ट्रायल भी चल जाता है, फांसी भी दी जाती है, फिर हाई कोर्ट रेफरेंस में उसे कंफर्म भी करती है और फिर बाद में जब प्रोजेक्ट 39 इसमें इन्वॉल्व होता है और जो दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है फिर वो सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेके आते हैं। वो इसमें जो है कमजोरियां जो है ट्रायल की वो सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसे फिर डी नोवो ट्रायल के लिए वापस भेजता है और सरप्राइजिंगली डी नोवो ट्रायल को वापस भेजने के बाद वापस एक बार जब ट्रायल होता है तो फिर ट्रायल कोर्ट इससे फांसी की सज़ा देती है, जो बाद में हाई कोर्ट में कंफर्मेशन के लिए जाती है। लेकिन इस बार हाई कोर्ट जो है चौकन्ना होती है और वो कहती है कि नहीं, आप इसे वापस रिट्रायल कीजिए, क्योंकि जो तथ्य सामने आए हैं, जो एविडेंस जो रिकॉर्ड किए गए उसमें बहुत सारी वापस फिर से एक बार कमजोरियां हैं और इस वजह से वापस जो है रिट्रायल के लिए भेजा जाता है जस्टिस प्रीति पटेल के पास में। और फिर बाद में ये वही जज है जो 19 मार्च 2024 को सारे गवाहों को, जो गवाह जो खास करके जो मेडिकल एक्सपर्ट्स थे उनको वापस से री एग्जामिन किया जाता है, जो पहले नहीं किया गया था। और उस मेडिकल एक्सपर्ट्स के री एग्जामिनेशन के बाद में जब मालूम पड़ा कि जो भी सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे वो मैच ही नहीं होते हैं आरोपी से, और इस लिहाज से आरोपी का इसमें कोई रोल नहीं है और उसे बरी किया जाता है। लेकिन ये ज़रूर मानना है कोर्ट का कि जो विक्टिम है उसके साथ गलत हुआ था, तो इसलिए उस लिहाज से उसे कॉम्पनसेशन भी अवार्ड हुआ है, जो गवर्नमेंट का दायित्व बनता है उसे कॉम्पनसेशन जो देना जो है। अब ये तो हो गया फास्ट ट्रैक में इस तरह से मामले को ट्रायल रिट्रायल के बाद में जो भी फांसी होना फिर उसे एक्विट करना, ये खंडवा के इस प्रकरण से उजागर होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन भी सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बढ़िया था जब वो डी नोवो ट्रायल के लिए भेज रही थी कि जस्ट टू achieve that concept of delivering speedy justice within 13 days in the fast track code, ये इस तरह जो है ये ट्रायल कंक्लूड किया गया, वो अपने आप में इनअप्रोप्रिएट है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए।
तो ये सारांश था। इस लिहाज से मैंने शुरुआत में फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में बताया और ये इस केस के बारे में मैंने जानकारी दी। और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और आगे ही मैं ऐसे अलग अलग वीडियो के साथ अलग अलग कानूनी मसलों के लेकर आपके साथ मैं जुड़ा रहूँगा। तब तक के लिए विदा और धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।